इनसे मिलिए, ये हैं संजना, उर्मिला, अनीता, प्रेरणा और शालिनी। ये पांचों बहुएं अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जमीन के नीचे बारी बारी उतरकर टॉयलेट के लिए जा रही थी और काफी खुश भी थी। लेकिन ऐसा भी क्या कारण था जो इन सभी बहुओं को यूं जमीन के नीचे टॉयलेट बनाना पड़ा? तो आइए आज इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हम इस कहानी के पिछले भागों को जानते हैं। अरे बहू उठ जाओ, 4 बज चुके हैं। शौच के लिए नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? उठ रहे हैं माँ जी, सुबह सुबह के शौच के चक्कर में तो ठीक से नींद भी नसीब नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आंख लगी थी मेरी। अब दोबारा से उठो और लोटा लेकर खेतों की तरफ भागो। पांचों बहुएं अपनी सास के साथ लोटे में पानी लेकर खेतों की तरफ जाती हैं और बारी बारी कर सभी बहुएं खेतों में शौच करने लगती हैं। वहीं बाकी बहुएं कोई आ न जाए इस डर से आसपास की जगह पर नजर रखती हैं। अरे हो गया क्या तुम लोगों का? बड़ा दर्द कर रहा है पेट, जल्दी से उठो। सभी बहुएं एक एक करके सवेरे होने से पहले शौच कर लेती हैं और घर आकर हाथ पैर धोकर रसोई की तैयारी करती हैं। अरे आज मुझे पहले नाश्ता बनाने दो, इन्हें आज काम पर जल्दी जाना है। मेरे इनको भी आज जल्दी जाना है काम पर। अब एक चूल्हे पर हम सब एक साथ खाना कैसे बनाएं? ऊपर से इन लोगों की हर रोज फरमाइश भी तो अलग अलग होती है। किसी दिन पराठे खाने हैं तो किसी दिन उपमा। अब इसमें ये लोग क्या करेंगे बेचारे? किस्मत तो हमारी खराब है। पहले सुबह सुबह उठकर टॉयलेट के लिए परेशान हो और फिर घर आकर इस रसोई के लिए। एक तो इतनी छोटी सी रसोई है कि ठीक से हम 2 लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। पांचों बहुएं अक्सर अपनी छोटी रसोई को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थीं। वहीं सुबह सुबह टॉयलेट को लेकर भी उनकी किस्मत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। ये लो जल्दी से अपना मुंह मीठा करो। हाँ जी, मिठाई किस खुशी में? अरे नहीं, वो क्या है ना, मेरे पति ने अब हमारे घर में टॉयलेट बनवा लिया है तो हमें टॉयलेट के लिए सुबह सुबह खेतों में नहीं भागना पड़ेगा। अब हम आराम से टॉयलेट कर सकते हैं, वो भी अपने घर में ही। लेकिन तुम बेचारी गरीबों की कहाँ ऐसी किस्मत। मुझे तो लगता है तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी यूं ही लोटा लेकर खेतों में ही भागा करेंगी। अपनी अमीर पड़ोसन सुशीला की बात सुनकर उन पांचों गरीब बहुओं को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे ये तो होना ही था। आए दिन अब तो अखबार में ऐसी खबर सुनने को मिलने लगी है। क्या हुआ जी? अरे देखो ना, खुले में शौच करने की वजह से 6 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। उससे बचने के साथ हम लोगों का भी तो ऐसा ही हाल है। कहीं ऐसा ना हो अगले अखबार में हम लोगों की ऐसी खबर छपी हो। आप लोग एक नया टॉयलेट क्यों नहीं बनवा देते? अरे कितने ही पैसे लगेंगे टॉयलेट बनवाने में। जितने हम पांचों भाई मिलकर 5 से 6 महीने में कमाते हैं। अरे हमें भी शौक नहीं चढ़ा है सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में भागने का, और नहीं तुम पांचों और माँ को इस तरह खेतों में भेजने का। लेकिन क्या करें, अब जब पैसे ही नहीं है तो इसी तरह तो गुजारा चलाना होगा। एक तरफ जहां पांचों बहुओं को टॉयलेट की परेशानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन उन्हें अपनी रसोई को लेकर भी काफी परेशानी होने लगती थी। लो आज फिर से टूट गया ये मिट्टी का चूल्हा। एक तो ये इकलौता मिट्टी का चूल्हा है, ऊपर से आए दिन तो टूट जाता है। अब क्या खाना हम लोग हवा में बनाएंगे? अब तो बहुत हो गया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। पांचों बहुएं बाहर से ढेर सारी मिट्टी लाती हैं और उसमें पानी मिलाकर लाइन से 5 बहु चूल्हे बना लेती हैं और उनकी अच्छे से लिपाई कर अपनी रसोई घर की भी मिट्टी से लिपाई कर देती हैं। अब एक वक्त में हम 5 बहुएं एक साथ खाना बना सकती हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा। और अगर एक चूल्हा टूट भी गया तो बाकी के तो चूल्हे होंगे ही। कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। ये खेत और कितना दूर है। अब तो रोज रोज सुबह उठकर खेतों में शौच करने के लिए जाना मुझे भी भारी पड़ रहा है। रेवती हल्के हल्के अंधेरे में अपनी पांचों बहू के साथ लोटा लेकर खेत जा रही होती है कि तभी एक सांड रेवती की तरफ भागता हुआ आता है, जिसे देख उसकी बहुएं रेवती को धक्का देकर उसे सांड से बचा लेती हैं। लेकिन इससे रेवती के पैर में काफी चोट आ जाती है। मेरा पैर। माँ जी हमें माफ कर दीजिएगा। अगर हम आपको धक्का नहीं देते तो शायद वो सांड आपको बहुत बुरी तरह से घायल कर सकता था। पांचों बहुएं अपनी सास को संभालती हैं और घर ले जाकर दवाई लगाने लगती हैं। वहीं अगले दिन जब फिर से सभी बहुएं लोटा लेकर शौच के लिए खेत जाती हैं, तो उन्हें खेतों में 3-4 छोटे छोटे सांप के बच्चे दिखाई देते हैं, जिसे देख आज कोई भी बहू खेत में शौच नहीं करती। अच्छा हुआ हमने सांप के बच्चों को देख लिया था, वरना आज तो हमारी अर्थी उठनी पक्की ही थी। पांचों बहुएं चाहकर भी टॉयलेट की परेशानी को खत्म नहीं कर पा रही थी।
अब हमारे पतियों की तो इतनी कमाई है नहीं कि वो टॉयलेट बनवा सके। रोज रोज खेतों में जाना भी सही नहीं है, तो क्यों ना हम लोग जमीन के नीचे अपना टॉयलेट बनाए। क्या जमीन के नीचे टॉयलेट? पहले के जमाने में लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, लेकिन टॉयलेट तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अरे इसमें हमारा काफी फायदा है। एक तो हमें खेतों में नहीं जाना पड़ेगा और ऊपर से जमीन के नीचे टॉयलेट को बनाने में एक पैसे का खर्चा भी नहीं होगा। हमें बस गड्ढा खोदकर एक टॉयलेट बनाना है और जो भी गंदगी निकलेगी वो सीधा खाद में बदल जाएगी, जो हमारे ही आगे चलकर काम आएगी। सभी बहुओं को संजना का आइडिया काफी अटपटा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं संजना की बातों में दम तो था, जिसके चलते अब सब संजना की हाँ में हाँ मिलाती हैं और अब वो सब अपने घर के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा करके जमीन के नीचे टॉयलेट बना लेती हैं। ये जमीन के नीचे बना टॉयलेट तो काफी बड़ा है, मुझे लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। अरे ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पांचों बहुएं एक एक करके जमीन के नीचे बने टॉयलेट में जाती हैं और आराम से शौच करती हैं, जिससे अब ना ही तो उन्हें किसी के आने का डर था और ना ही किसी जानवर या कीड़े मकोड़े का। संजना, तुम्हारा ये जमीन के नीचे टॉयलेट बनाने का आइडिया तो सच में काफी बढ़िया था। अब तो ना ही हमें रसोई को लेकर कोई परेशानी है और ना ही टॉयलेट को लेकर। बिना पैसों के हमने अपनी सारी परेशानी खत्म कर ली। जमीन के नीचे बने टॉयलेट की वजह से अब पूरा परिवार आराम से जब चाहे टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकता था। वहीं पांचों बहुएं 5-5 चूल्हे होने की वजह से अब पांचों बहुएं बिना किसी परेशानी के खाना बनाती थी। ऐसे ही समय कुछ और गुजर जाता है और हर दिन की तरह पांचों बहुएं एक एक करके जमीन के नीचे बने टॉयलेट में शौच करके सीधा जमीन के अंदर से ऊपर आने लगती हैं, जिसे उनकी पड़ोस में रहने वाली माधुरी देख लेती है। ये सब देख माधुरी काफी हैरान होती है। ये सच था या मेरी बुरी आंखों का धोखा? तुम लोग अभी जमीन के नीचे से निकले ना? तुम जमीन के नीचे क्या कर रही थी? काकी, हमने जमीन के नीचे टॉयलेट बना लिया है, जिससे अब हमें खेतों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आराम से घर के पीछे बने अपने जमीन के नीचे टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ी ही कमाल की तरकीब है। क्या तुम लोग मुझे भी इसके बारे में बता सकती हो? वो क्या है ना, मैं भी रोज रोज खेतों में जाकर परेशान हो चुकी हूँ। हाँ काकी, क्यों नहीं। अब सभी बहुएं मिलकर माधुरी के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को जमीन के नीचे बने टॉयलेट के बारे में बताती हैं, जिसके चलते अब कई सारे लोग जमीन के नीचे ही टॉयलेट बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे अब ना ही गंदगी फैलती है और ना ही किसी को बीमारी होती है। वहीं जिस भी घर में ज्यादा सदस्य थे, पांचों बहुएं उन्हें भी एक साथ 5-6 चूल्हे बनाने का आइडिया देती हैं और 5 बहुएं अपनी जुगाड़ू तरीके के साथ हंसी खुशी रहती हैं। वहाँ एक कोने में रामलाल का ठेला खड़ा रहता था। ये ठेला केवल गोलगप्पों की दुकान नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए खुशियों का अड्डा था। रामलाल एक साधारण व्यक्ति था, जिसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह हर सुबह अपनी पत्नी के साथ उठकर गोलगप्पे बनाने की तैयारी करता। इमली की खटास और हरी मिर्च की तीखास से भरा मसाला, साफ पानी और ताजा आटा, ये सब चीजें मिलकर रामलाल के गोलगप्पों को गांव में सबसे स्वादिष्ट बनाती थी। मेरे गोलगप्पे हर किसी के लिए है, बच्चों के लिए, किसानों के लिए और उन बुजुर्गों के लिए जो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इनका स्वाद लेते हैं। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रामलाल के ठेले पर हलचल शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता, ठेले पर भीड़ लगने लगती। रामलाल गोलगप्पे बनाने के लिए पानी में मसाले मिला रहा है। पास ही उसकी पत्नी उसे सामग्री पकड़ाकर मदद कर रही है। जल्दी करो रामलाल, बच्चे अभी आ जाएंगे, उनका इंतजार करना तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, आज सबको खुश कर दूंगा। कुछ ही देर में बच्चों का एक समूह दौड़ता हुआ ठेले के पास आता है। काका, जल्दी से हमें मसालेदार गोलगप्पे दो। पहले बताओ कितने तीखे चाहिए? तुम्हारे लिए खास मसाला तैयार किया है। इतने तीखे कि मुंह में आग लग जाए। तो तुम्हारे लिए तीखा और थोड़ा मीठा, और तुम्हारे लिए बेटा? मुझे मीठा पसंद है काका। आप जानते हो, मेरी माँ कहती है कि ज्यादा तीखा मत खाना। काका, आपके गोलगप्पों का कोई मुकाबला नहीं। हमने मेले में भी खाए थे, पर वो आपके जैसे नहीं थे। एक बुजुर्ग महिला ठेले की ओर आती है। वह अपने पोते के लिए गोलगप्पे लेने आई है। रामलाल बेटा, आज मेरे पोते के लिए मीठे वाले गोलगप्पे बना दे। वह आज स्कूल से बहुत खुश होकर आया है। माँ जी,
आपके पोते के लिए तो सबसे खास बनाऊंगा। तेरे जैसे ईमानदार और मेहनती लोग कम होते हैं बेटा। तेरे गोलगप्पे हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि स्वाद सादगी में है। रामलाल विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद देता है। दिन भर की मेहनत के बाद रामलाल ठेले से सामान समेट रहा होता है। वह सोचता है कि यह ठेला उसकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। आज फिर सबको खुश कर दिया। यही मेरी असली कमाई है। चलो घर चलें। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सादगी में ही असली खुशी है। अगले दिन सुबह रामलाल ठेले की तैयारी कर रहा है। तभी उसका बचपन का दोस्त मोहन, जो शहर में रहता है, अचानक उसके घर आता है। रामलाल उसे देखकर खुश हो जाता है। अरे मोहन, तू यहाँ कैसे है? इतने सालों बाद तुझे देखकर मन खुश हो गया। चल बैठ। बस यार, सोचा गांव घुमाऊं और तेरे मशहूर गोलगप्पे खाकर देखूं। सुना है तेरे ठेले का नाम अब हर किसी की जुबान पर है। अरे भाई, बस मेहनत करता हूँ। तू बता, शहर में क्या चल रहा है? शहर में? अरे भाई, वहां तो लोग गोलगप्पों पर पैसे बरसाते हैं। सोच, एक प्लेट 50 रुपए की मिलती है और उसमें सिर्फ 4 गोलगप्पे होते हैं। क्या 50 रुपए? और वो भी सिर्फ 4 गोलगप्पे? लोग इतना क्यों देते हैं? क्योंकि वहां स्टाइल और दिखावा चलता है। गोलगप्पे का असली स्वाद नहीं, बल्कि उसकी पैकेजिंग बिकती है। रामलाल मोहन की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि क्या वह भी ऐसे मुनाफा कमा सकता है। एक काम कर, एक बार मेरे साथ शहर चल। तुझे खुद देखना चाहिए कि लोग कैसे गोलगप्पों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। तुझे भी कुछ नए तरीके सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, मैं कल सुबह तेरे साथ शहर चलूंगा। रामलाल मन ही मन उत्साहित हो जाता है, लेकिन उसे अपने गांव छोड़ने की चिंता भी सताने लगती है। उसकी पत्नी उसे समझाती है। अगर तुझे लगता है कि यह सही है तो जरूर जा, लेकिन अपना ईमान और मेहनत कभी मत छोड़ना। तू चिंता मत कर, मैं बस सीखने जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह रामलाल और मोहन शहर पहुँचते हैं। वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ रामलाल को हैरान कर देती हैं। भाई, ये क्या है? गोलगप्पे का ठेला या कोई होटल? यही तो बात है, यहाँ स्टाइल बिकता है। देख, अब तू खुद खाकर बता। भाई, ये तो मेरे गोलगप्पों से आधे भी अच्छे नहीं है। और ये 50 रुपए में 4। गांव में तो मैं 5 रुपए में 6 देता हूँ। यही फर्क है दोस्त। यहाँ दिखावा है, स्वाद नहीं, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। रामलाल सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे भी अपने ठेले को बदलना चाहिए। भाई, मुझे समझ में आ गया। गांव के लोग जो प्यार और भरोसा देते हैं, वो इन महंगे स्टॉल्स पर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दूं और थोड़ा स्टाइल जोड़ दूं, तो मैं भी मुनाफा कमा सकता हूं। बिल्कुल, यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था। लेकिन ध्यान रखना, गांव के लोगों का भरोसा मत तोड़ना। भाई, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने ठेले को नया रूप दूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि तू अपने असली स्वाद और ईमानदारी को मत खो देना। होगा भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। गांव लौटने के कुछ दिन बाद रामलाल ठेले पर बैठा ग्राहकों की भीड़ को देख रहा है, लेकिन अब उसके मन में कुछ बदलाव आ चुका है। मोहन की बातों और शहर के अनुभव ने उसके लालच को जन्म दे दिया है। वह सोचता है कि वह भी अपने गोलगप्पों की कीमत बढ़ाकर ज्यादा कमा सकता है। अगर शहर में लोग 50 रुपए में 4 गोलगप्पे खा सकते हैं, तो मैं भी अपनी कीमत बढ़ा सकता हूँ। लोग मेरे स्वाद के दीवाने हैं, वे ज्यादा पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रामलाल, ध्यान रखना, गांव के लोग तुझे प्यार करते हैं, लेकिन अगर तू ज्यादा लालच करेगा तो सब दूर हो जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं बस थोड़ी कीमत बढ़ा रहा हूँ, सब समझेंगे। अगले दिन से वह गोलगप्पों की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर देता है। काका, आज 10 रुपये क्यों? पहले तो 5 रुपये में मिलते थे। बेटा, सामान महंगा हो गया है, मुझे भी अपने परिवार का ख्याल रखना है। लेकिन देख, मैंने स्वाद वही रखा है। तू खाकर बता। रामलाल, ये क्या दाम बढ़ा दिए? अब हम रोज कैसे खाएंगे? भाई देखो, शहर में तो लोग 50 रुपए देते हैं, मैंने तो बस थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन मेरा स्वाद वही रहेगा। लोग चुपचाप पैसे देकर गोलगप्पे खाते हैं और सोचने लगते हैं कि रामलाल की बात भी सही है और महंगाई भी बरज गई है। कुछ महीनों बाद रामलाल की कमाई बढ़ने लगती है। उसे ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन वह और ज्यादा पैसे कमाने के लिए नई तरकीबें सोचता है।
वह सामग्री की गुणवत्ता में कटौती शुरू कर देता है। मसालों में मिलावट, पानी में साफ सफाई की कमी, ये सब उसके गोलगप्पों के स्वाद को प्रभावित करने लगते हैं। रामलाल, ये तू क्या कर रहा है? लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, ये ठीक नहीं है। अरे सब चलता है, लोग खाने आएंगे ही, उन्हें क्या पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को गोलगप्पों के स्वाद में बदलाव का एहसास होने लगता है। एक दिन ठेले पर कुछ पुराने ग्राहक आते हैं और शिकायत करते हैं। रामलाल, ये क्या हो रहा है? पहले जैसे स्वाद नहीं रहा, पानी भी गंदा लगता है। भाई, अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ, मुझे और भी ग्राहक मिल जाएंगे। ग्राहकों के चेहरे पर निराशा झलकती है, वे ठेले से चले जाते हैं। रामलाल की पत्नी यह देखकर चिंतित हो जाती है। कुछ ही हफ्तों में रामलाल के ठेले पर भीड़ कम होने लगती है। लोग उसकी गुणवत्ता और लालच की बातें करने लगते हैं। रामलाल की कमाई भी कम होने लगती है। एक दिन गांव के बुजुर्ग और कुछ अन्य लोग उसके ठेले पर इकट्ठा होते हैं। रामलाल, तुझे याद है जब तूने ये ठेला शुरू किया था? लोग तेरे स्वाद और ईमानदारी के लिए आते थे, अब तूने सब खत्म कर दिया। हम तुझसे प्यार करते थे, लेकिन तूने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। अब ये ठेला गांव में नहीं चलेगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने ठेले की सफाई करता है, गुणवत्ता को सुधारता है और फिर से अपने गोलगप्पों की पुरानी कीमत 5 रुपये कर देता है। मैंने लालच में आकर अपनी मेहनत और ईमानदारी को छोड़ दिया। अब मैं फिर से वही बनूंगा जो पहले था। रामलाल, अब तेरे गोलगप्पे पहले जैसे लग रहे हैं, हम फिर से तुझे माफ कर देते हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि गांव वालों का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सच्ची पूंजी होती है।